Subscribe the channel SP Education and click the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज प्रवज्ञा और अपनी आज की क्लास में हम लोग अपनी सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री बाय बिपिन चंद्रा को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में चल रहे थे जिसमें हमने बहुत सारी बातें देखी कि किस तरीके से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा है, और जैसे जैसे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था वैसे वैसे कुछ और छोटे स्टेट साथ साथ में फ्लोरिश कर रहे थे। इंडिया के स्टेट और सोसाइटी 18th सेंचुरी में कैसे थे इस बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारे स्टेट के बारे में पढ़ा। और आज हम एक बहुत बड़ी एम्पायर और बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर के बारे में बात करेंगे, दैट इज मराठा एम्पायर। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम लोग अभी बात कर रहे हैं सिर्फ इनकी फ्लोरिशमेंट की। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में ब्रिटिशर और आयल से यूरोपियन के आने के बाद किस तरीके से इन पावर्स का डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ वो हम लोग वहां पे देखेंगे। अब था क्या सिचुएशन, मुगल्स जो डिक्लाइन हो रहे थे, रीजन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो मुगल के डिक्लाइन के बाद अगर हम पावर, इंडिया में किसी पावर की बात करें तो ओनली मराठा वर द वन जो उनके वजह से पॉलिटिकल वैक्यूम जो आया था, मुगल के डिक्लाइन होने की वजह से एक जो पॉलिटिकल गैप क्रिएट हो गया था, तो ओनली मराठा एम्पायर के पास वो पावर थी कि वो पॉलिटिकल वैक्यूम को कवर अप कर सकते हैं। बट स्टिल कुछ कमियां रही, लाइक यहाँ पे जो भी चीज थे, जो सरदार थे वो आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं रहे, तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिली, जिसे हम पूरे लेक्चर में अभी थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। अब बुक में जब आप रीड करोगे, इफ यू हैव द बुक और आप बुक में रीड करते हो तो बहुत सारे नाम यूज हुए हैं, वहां पे बहुत सारे नाम यूज है, पैराग्राफ की फॉर्म में चीजें मेंशन है, तो जनरली आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। अगर पहले से चीजें नहीं पढ़ी है, नहीं क्लियर है, तो आई एम श्योर कि आप वो सारे नाम पढ़ के क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन किसका बेटा है, कौन किसका भाई है, किसके बाद रूलिंग पे कौन आया। तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को इजी करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे, ये जो सीक्वेंस समझेंगे वो हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट की फॉर्म में, सो दैट विल हेल्प यू। और आप इसके बाद अगर बुक रीड करेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो अभी हम यहाँ पे एक सीक्वेंस ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा मराठा एम्पायर का। बिल्कुल स्टार्टिंग कहाँ से हुई, दैट इज द पार्ट ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। लेकिन यहाँ पे एक सीक्वेंस अगर हम देखेंगे तो सबसे टॉप पे हम यहाँ पे रखेंगे एक पर्सन को जिनका नाम है शाहजी। ठीक है, शाहजी की वाइफ की अगर मैं बात करूं तो इनकी वाइफ का नाम था जीजाबाई, राइट। शाहजी की वाइफ जीजाबाई। उसके बाद हम बात करेंगे शिवाजी की। ठीक है, शिवाजी की नेक्स्ट रूलर जो बने थे वो कौन बने थे, शिवाजी। अब शिवाजी के बाद रूलिंग पोजीशन पे जो ऑफर थे वो थे यहाँ पे हमारे पास दो लोग। हेरिडिटरी सिस्टम, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें क्या होता था, हेरिडिटरी सिस्टम फॉलो होता था, फादर उनके बाद उनके बेटे, यही सीक्वेंस चलता था। तो यहाँ पे इनके पास यहाँ पे दो ऑप्शन थे, इनके बड़े बेटे जिनका नाम था संभाजी एंड देन इनके बाद यहाँ पे हमारे पास थे इनके छोटे बेटे जिनका नाम था राजा राम। तो ये दो यहाँ पे इनके पास ऑप्शन अवेलेबल थे, ये दो क्या थे, उत्तरदायी थे आगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन बने रूलर, यहाँ पे रूलर बने संभाजी। अब संभाजी जब यहाँ पे रूलर बन गए तो 1689 में इन्हें एक मुगल कमांडर, मुगल से कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है ना, मुगल और मराठा का कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है पावर के लिए, बिकॉज मुगल जो है वो अपनी पावर रिटेन करना चाहते हैं और मराठा अपनी पावर एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुगल के एक कमांडर की बात करें, मुगल कमांडर थे, एक मुगल कमांडर ने इनको मार दिया। मुगल कमांडर का नाम क्या था, समटाइम एग्जाम में ये कमांडर का नाम जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुगल कमांडर मुकर्रम ने क्या करा, इन्हें मार दिया और इनके बेटे और इनकी वाइफ को क्या कर लिया, किडनैप कर लिया। यू कैन राइट इट ऑल्सो, इनके बेटे और इनकी वाइफ को क्या कर लिया, किडनैप कर लिया। किसने, मुगल कमांडर ने। क्या नाम है कमांडर का, मुकर्रम। क्लियर। तो 1689 में अब इनकी डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट कंटेंडर कौन आएगा हमारे सामने, नेक्स्ट कंटेंडर आए राजा राम। तो अगले ये बड़े बेटे थे, पहले ये बने, उसके बाद कौन रूलिंग पोजीशन पे आया, उसके बाद आ गए राजा राम। तो नाउ पावर किसके पास है, राजा राम के पास। 1700 में इनकी भी डेथ हो गई, 1700 में ही ऑल्सो डाइड। इनके फर्दर आगे बात करें तो इनके बेटे थे शिवाजी सेकेंड, तो अब रूलिंग पोजीशन पे कौन आएगा, ये शिवाजी सेकेंड आएंगे। बट प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि ये थे एक माइनर। हमारे सामने प्रॉब्लम क्या थी कि ये थे एक माइनर। अब ये माइनर है तो अब क्या होगा, इन्होंने जो यहाँ पे गद्दी संभाली वो किसकी मदद से संभाली, इनकी मदर थी ताराबाई।
इनकी मदर थी, क्या नाम था इनकी मदर का? ताराबाई। ठीक है, तो ये ताराबाई जो थी ये यहाँ पे रूलिंग संभाल रही थी और रूलिंग पोजीशन पे कौन थे? इनके बेटे। कौन? शिवाजी सेकंड। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया कि संभाजी के जो बेटे थे और इनकी वाइफ थी, इनको मुगल्स ने पकड़ लिया था। लेकिन हाँ, मुगल्स ने इनके साथ कोई गलत ट्रीटमेंट नहीं किया। मुगल्स ने इनको इनके रिलीजियस प्रैक्टिस जो थी वो पर्टिकुलरली क्या करने को दी? यहाँ पे अलाउ करी, प्लस ट्रेंड करा। जो इनके बेटे थे यहाँ पे संभाजी के, उनको यहाँ पे अच्छे से ट्रेनिंग दी और बहुत रिस्पेक्ट के साथ इनको रखा। अब 1707 में हुआ क्या? 1707 में जो इनके बेटे थे उनका नाम क्या है? उनका नाम है शाहू। क्या नाम है? शाहू। तो यहाँ पे व्हेन द मुगल्स रिलीज शाहू, तो शाहू ने यहाँ पे आके अपनी सत्ता को, अपनी पावर के लिए यहाँ पे इनको कर दिया चैलेंज। और देन उन्होंने यहाँ पे लड़ी एक लड़ाई जिसे बोला जाता है बैटल ऑफ खेड़। अब क्वेश्चन बनते हैं ना कि ये पर्टिकुलर बैटल किस किस के बीच लड़ी गई थी, राइट? तो बैटल ऑफ खेड़ किस किस के बीच में लड़ी गई थी? शाहू के बीच में और ताराबाई या शिवाजी सेकंड, किसी का भी नेम आ सकता है। ठीक है, ऑप्शन में अगर शिवाजी सेकंड लिखा है तो हम उस पर टिक करेंगे, और हो सकता है शिवाजी सेकंड ना देके कई बार ताराबाई का नाम लिखा हो तो वो भी ऑप्शन सही होगा। तो ये बैटल ऑफ खेड़ लड़ी गई जिसमें कौन जीत गए? जिसमें शाहू जीत गए। तो अब 1707 के बाद से कौन रूलिंग पोजीशन पे है? शाहू। कौन कंट्रोल संभाल रहा है? शाहू। यहां तक का हमें स्ट्रक्चर समझ में आया। आधे से ज्यादा जब आप बुक पढ़ोगे तो पेज पे यही बातें समझा रखी हैं, तो हमने इसको बहुत शॉर्ट में यहाँ पे समझ लिया। अब व्हाट आफ्टर 1707? 1707 के बाद क्या? पोजीशन, पोस्ट ये संभाल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने 1713 में जाके 1713 तक जाते जाते आपके जो शाहू जी हैं, इन्होंने एक पोस्ट डिक्लेयर की। इन्होंने एक पोस्ट डिक्लेयर की जिसे क्या बोला गया? जिसे पेशवा की पोस्ट बोला गया। ठीक है, क्या बोला गया? पेशवा की पोस्ट बोला गया। और पेशवा की पोस्ट जो थी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट बन गई थी इन द मराठा एम्पायर। क्लियर? बहुत सारी पावर हमें उस पोस्ट पे देखने को मिलती थी। तो इन्होंने 1730 में पेशवा पोस्ट डिक्लेयर की और फर्स्ट पेशवा किसको बनाया? कौन से ईयर में पेशवा की पोस्ट आई? 1713 में। फर्स्ट पेशवा किसको बनाया? बालाजी विश्वनाथन। बालाजी विश्वनाथन। क्लियर? आगे हम पेशवा का भी पूरा चार्ट समझ के ही देखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पे चार्ट समझ लोगे तो सारे पेशवा के बारे में एक एक करके थोड़ी थोड़ी बात करेंगे हम लोग। अब बालाजी विश्वनाथन बन गए पेशवा। आगे क्या बात हुई? बालाजी विश्वनाथन एक ब्राह्मण पर्सन, ठीक है, एक ब्राह्मण पर्सन, स्टार्टिंग जो इन्होंने अपने तरीके से बोले अपने कैरियर की या अपने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की एक छोटा रेवेन्यू ऑफिसर बन के। ये एक छोटे से रेवेन्यू ऑफिसर थे और धीरे 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 करके ये आगे बढ़े। ये हमेशा से हैदराबाद, आपस में क्या क्या चल रहा था इस टाइम पे? मैसूर था, हैदराबाद था, मुगल तो चलो सेंटर पे बैठे ही हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को चैलेंज करेंगे सब लोग अथॉरिटी को। तो यहाँ पे हैदराबाद के निज़ाम को भी चैलेंज करा था बीच में इन्होंने, किसने? बालाजी विश्वनाथन ने। तो टेरिटरी एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं ये। इन्होंने अलग अलग जगह पे क्या करे? सरदार भी अपॉइंट करने की बात की थी यहाँ पे। तो ये चीज़ हमें देखने को मिली। क्या थे? ब्राह्मण थे, पेटी रेवेन्यू ऑफिशियल की तरह इन्होंने अपना करियर स्टार्ट करा था। धीरे धीरे जाके इन्होंने चीज़ें बढ़ाई और चीज़ें बढ़ाने के बाद इन्होंने क्या करा? चीज़ें बढ़ाने के बाद इन्होंने आगे जाके हैदराबाद और बाकी सब लोगों के साथ भी पावर एक्सपेंड करने की कोशिश की। व्हाट आफ्टर बालाजी विश्वनाथन? बालाजी विश्वनाथन के बाद 1720 में बात हुई कि सिर्फ एक पर्सन के हाथ में पावर देने से काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना है? लाइक आज आप देखते हो पीएम की अपनी कैबिनेट होती है, तो कैबिनेट के साथ डिस्कशन करके डिसीजन लिए जाते हैं ना। तो यहाँ पे एक सिंगल हैंड में पावर देने का कोई मतलब नहीं है, हमें एक ग्रुप चाहिए। ठीक है, एक ग्रुप की जरूरत है। तो 1720 में मराठा कॉन्फेडरेसी क्रिएट की गई। 1720 में मराठा कॉन्फेडरेसी क्रिएट की गई और मराठा कॉन्फेडरेसी क्रिएट की गई। उसके बाद जिसको बनाया गया क्या? पेशवा। वो पेशवा कौन थे? वो पेशवा थे बाजीराव। वो पेशवा कौन थे? बाजीराव। बाजीराव के नाम से हम सब फेमिलियर हैं। तो बाजीराव बिकेम द पेशवा और बाजीराव ही एक ऐसे पर्सन थे शिवाजी के बाद। बाजीराव के टाइम पे ये जो एम्पायर थी ना, ये बहुत पीक छू रही थी। मालवा, गुजरात का एरिया, ये काफ़ी जगह तक, नॉर्थ के कुछ रीजन तक पहुंच रही थी। तो यहाँ पे बाजीराव के टाइम पे ये बहुत पीक छू रही थी और बाजीराव वॉज द वन शिवाजी के बाद जिन्हें गुरिल्ला टैक्टिक्स आती थी वॉर के लिए। ठीक है, वॉर के लिए शिवाजी के बाद ही वॉज द वन जो गुरिल्ला टैक्टिक्स जानते थे और उस तरीके से फाइट करना जानते थे। तो ये चीज़ हमने देखी। अब बाजीराव की डेथ के बाद क्या होगा? प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थोड़ी सी बाजीराव की डेथ के बाद। 1740 में व्हेन बाजीराव डाइड, 1740 में व्हेन ही डाइड, तो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई अब स्ट्रगल की, सक्सेशन की, कि आगे नेक्स्ट पेशवा किसको बनाया जाए। तो अगेन इसको पैराग्राफ की फॉर्म में ना देख के पहले पूरा फ्लो चार्ट देखेंगे,
समझेंगे किसके बाद कौन पेशवा बना एंड देन आगे बात करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले देखो कौन थे, बालाजी विश्वनाथन, ऑलरेडी नेम यहाँ मेंशन है। इनके बाद कौन बने, इनके बाद बने बाजीराव। इनके बाद कौन बने, बाजीराव बने। क्लियर? बाजीराव फर्स्ट लिख लो क्योंकि आगे सेकंड भी होंगे, तो यहाँ पे बाजीराव बने। अब बाजीराव के बाद हमारे पास ऑप्शंस थे, बाजीराव के जो क्या रहेंगे, बाजीराव के आगे बच्चे रहेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम जो हमारे पास है वो है रघुनाथ राव, उसके बाद हमारे पास नाम है बालाजी बाजीराव, इन्हें नाना साहिब के नाम से भी जाना जाता था। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बालाजी बाजीराव जिन्हें नाना साहिब के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कौन आएंगे, यहाँ पे हमारे पास आएंगे शमशेर। देखो अभी ये तो पिक्चर से बाहर है, अभी इनकी तो कुछ बात ही नहीं होगी, स्ट्रगल की बात होगी यहाँ पे और यहाँ पे। बालाजी बाजीराव के बाद जिन्हें आपके मतलब नाना साहिब के बाद जिन्हें हमने पेशवा बनाया वो कौन थे, वो थे हमारे पास माधवराव के बाद देखो ये 1761 में ये पेशवा बने। 40 में व्हेन बाजीराव डाइड तो 40 से 61 तक ये बने। 61 के अराउंड इन्हें पेशवा बनाया गया। देन बने नारायण राव, ये बहुत लंबे समय तक चले नहीं, 1772 के अराउंड इन्हें बनाया गया था, 73 तक ही ये चले। एंड देन बने सवाई माधव राव। यहाँ पे एक चार्ट देखेंगे तो इनके बेटे थे, इनके बाद बाजीराव सेकंड, ये चार्ट अभी ड्रॉ कर लीजिए, आप लोग अभी पूरा चार्ट समझ रहे हैं। बाजीराव सेकंड, ये हमें चार्ट यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको समझते हैं, डिकोड करते हैं। सबसे पहले पेशवा रहे बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद कौन बने, इनके बेटे बाजीराव के बाद वी हैव 3 ऑप्शन, रघुनाथ राव, बालाजी बाजीराव एंड शमशेर। अब इन तीनों में से जिसे पेशवा बनाया गया वो थे आपके बालाजी बाजीराव, जिसे नाना साहिब भी कहते हैं, इनको नाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। इनके बाद इनके बेटे माधव राव को बनाया गया। अब देखिए यहाँ पे रघुनाथ राव के साथ स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, बिकॉज ही टू वांट टू बिकम पेशवा, ये तो खुद भी पेशवा बनना चाहते थे। यहाँ तक तो इन्होंने मैनेज करा कि चलो आपने मेरे ब्रदर को बना दिया है, मन में प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट है, चाह रहे हैं बनना, लेकिन अब ब्रदर की डेथ के बाद ही वांट कि मुझे कंटेंटरशिप मिले या मुझे पेशवा बनने का मौका मिले, नहीं मिला। इसके बाद बना दिया गया किसको, माधव राव को। यहाँ तक भी चीजें चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, कोशिश कर रहे हैं, नहीं बन पाए। माधव राव के बाद भी क्या कर दिया गया, इन्हें मौका नहीं दिया गया, बना दिया गया नारायण राव, उनके बेटे नारायण राव को। तो ही वाज लाइक कि आप छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे 17 साल की उनकी उम्र है, आप बना बना के पेशवा बिठा रहे हो, 17 साल की एज में इन्हें आपने पेशवा बना दिया, तो यहाँ पे मुझे मौका क्यों नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, नारायण राव को ही किल्ड। जैसे ही नारायण राव आपके पेशवा बने तो ही किल्ड हिम, दैट्स व्हाई आप देख सकते हो बहुत लंबे समय तक इनका टाइम पीरियड नहीं है। तो रघुनाथ राव किल्ड नारायण राव। एंड नारायण राव के बाद भी, मारने के बाद भी यहाँ पे इन्हें मौका नहीं मिला। एंड नारायण राव के आगे कौन आपके पेशवा बने, सवाई माधव राव। आफ्टर सवाई माधव राव जिसको मौका मिलेगा वो किसको मिलेगा, वो बनेंगे बाजीराव। ठीक है, रीजन अभी देखते हैं क्या था। अब एक एक करके पेशवा के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बालाजी बाजीराव नाना साहिब। नाना साहिब बहुत एक इंपॉर्टेंट रूलर रहे। नाना साहिब ने क्या करा, नाना साहिब ने एक तो हैदराबाद की बात की, हैदराबाद के निज़ाम को इन्होंने हराया। उदगिर जगह थी एक, देखो इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पे एक एक करके नाम लिखते हैं और इनकी अचीवमेंट्स है, इन्होंने क्या करा अपने टाइम पीरियड पे वो करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नाना साहिब, द फर्स्ट पर्सन दैट वी हैव, फर्स्ट पेशवा यहाँ पे हमारे पास आफ्टर बाजीराव कौन है, नाना साहिब। तो नाना साहिब ने क्या किया, सबसे फर्स्ट नंबर इन्होंने शिफ्ट कर दिया कैपिटल पूना, शिफ्ट कर दिया कैपिटल पूना और पूना में बना दिया हेडक्वार्टर। तो अब पूछ सकता है मराठा एम्पायर में पूना में हेडक्वार्टर किसने बनाया, ऑप्शन दे देगा, आंसर है बालाजी बाजीराव या फिर नाना साहिब। इसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने हैदराबाद के निज़ाम को, उदगिर नाम की एक जगह थी वहां पे हराया। ठीक है, हैदराबाद के निज़ाम को, अब आपके जो ये पर्सन थे ना बाजीराव, ये इसी आइडियोलॉजी के साथ आए थे, ये चाहते यही थे कि पूरे हैदराबाद पे क्या कर लें, अपना कब्जा कर लें, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया था। बट यहाँ पे इन्होंने हैदराबाद के निज़ाम को क्या करा, एट उदगिर में डिफीट करा। क्लियर। उसके बाद आपको याद होगा हम लोगों ने मुगल्स के बारे में जब डिक्लाइन पढ़ी थी, तो जुल्फिकार खान का जब टाइम था, जब जुल्फिकार खान रूलर थे, अब इससे लिंक करके पढ़ना आसान हो जाएगा। 40 से 61 तक इनका टाइम चल रहा है, उस टाइम पे वहां पे जुल्फिकार खान की बात हो रही है। तो जुल्फिकार खान के साथ इन्होंने क्या करा,
जुल्फिकार खान से इन्होंने किस किस की परमिशन ले ली थी? चौथ की और सरदेशमुखी की। इन्होंने क्या ले ली थी? परमिशन ले ली थी कि हमें चौथ और सरदेशमुखी दोनों मिलने चाहिए। इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले आपके जो बहादुर शाह थे उन्होंने क्या ग्रांट किया था? उन्होंने कहा था कि ठीक है आप सरदेशमुखी ले लिया करो, ठीक है, बट यहाँ पे जुल्फिकार खान के टाइम पे इनको शांत करने के लिए कुछ पर्टिकुलर स्टेट की चौथ भी दे दी गई थी और सरदेशमुखी भी दे दी गई थी। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जुल्फिकार खान के बाद बात आगे आती है, तो इन्होंने सैयद ब्रदर के साथ मिलके, जो आपके सैयद ब्रदर रहे, सैयद ब्रदर के साथ मिलके इन्होंने एक पैक्ट साइन की, एक संधि साइन की, जिसके थ्रू इन्होंने फारूक सियार को जिनको उन्होंने ही रूलर बनाया था, फारूक सियार को गद्दी से हटाने में इनकी मदद की। क्लियर? फारूक सियार को एज अ रूलर रिमूव करने में इनकी मदद की, जिसके बदले ये अपना अमाउंट फिक्स करते थे कि इतने लाख हमें अमाउंट मिल जाना चाहिए, दैट वी हैव डिस्कस्ड देयर। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे इनके बारे में बातें रही। अब इन्हीं के टाइम पीरियड पे आप देख रहे हो 1761 का टाइम पीरियड है। 1761 की बात करें तो आपको याद होगा बैटल ऑफ पानीपत। 1761 की हम बात करें तो एक नाम आपके माइंड में क्लियर कट आ रहा होगा, बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच लड़ी गई थी? बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच लड़ी गई थी? मराठा एम्पायर क्लियर कट नाम है हमारे पास, एंड मराठा एम्पायर के बिसाइड हमारे पास हमें पता है कि दिल्ली में और नियर बाय एरिया में बार बार अटैक करने कौन आ रहा था? नादिर शाह, एंड नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली। तो 1761 में ये बैटल लड़ी गई थी विद अहमद शाह अब्दाली। क्लियर? 1761 थर्ड, ये बैटल भी हम लोग 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लास से मिला के अगर देखें तो। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में थी? अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। अब मराठा में कौन कौन था उस टाइम पे? कौन लड़ रहा था बैटल आके? देखो यहाँ पे सीधे सीधे हम देखें तो नाना साहिब नहीं आए थे अभी बैटल के लिए। कौन थे यहाँ पे? यहाँ पे नाना साहिब के कजन थे सदाशिव। नाना साहिब के कजन थे सदाशिव, जिनके हाथ में प्रॉपर कमांड थी। कमांड इनके हाथ में थी, ये सारी चीजें देख रहे थे। प्लस रोहिलखंड के नजीबुद्दौला, किसके साथ मिलके ये काम हो रहा था? एक पर्सन थे नजीबुद्दौला जो कि रोहिलखंड के थे, नजीबुद्दौला हु बिलोंग टू रोहिलखंड, प्लस आपके शुजाउद्दौला जो कि थे नवाब ऑफ अवध। ये इन सब के साथ मिलके क्या लड़ी गई? ये बैटल लड़ी गई। बट अगेन मराठास को अहमद शाह अब्दाली की पावर का अंदाजा नहीं था उस टाइम तक, ये इनकी पावर का अंदाजा नहीं लगा पाए थे, एंड यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से डिफीट हुई थी। और ये बैटल जो था एक तरीके से एक रोक लग गई थी किसमें? मराठा एम्पायर का जो ग्रोथ चार्ट चल रहा था उसमें एक बहुत बड़ा झटका था। क्लियर? 1761 में नाना साहिब जब मदद करने पहुंच ही रहे थे बैटल ग्राउंड तक, तो यहाँ पे उन्हें ये खबर मिल चुकी थी कि यहाँ पे बैटल वो पूरी तरीके से हार चुके हैं, और 1761 में ही नाना साहिब की डेथ हो गई। आफ्टर नाना साहिब जो रूलिंग पोजीशन पे बैठे वो थे माधवराव। 17 साल के एक छोटे से बच्चे, अराउंड 11 साल तक कुछ इन्होंने रूल करा। यू कैन सी 73 तक 11 साल तक तकरीबन रूल किया। जिस समय पे ये गद्दी पे बैठे उस टाइम पे ये 17 साल के बच्चे 11 साल तक जिन्होंने क्या करा? रूल करा। बहुत पावरफुल रहे माधवराव भी। माधवराव के टाइम पे भी चीजें हुई, एक्सपेंशन हुआ काफी ज्यादा। माधवराव के बाद जो थोड़ी सी थी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। ठीक है, माधवराव के टाइम तक अगर आप देखो तो इस टाइम पे शाह आलम को दिल्ली लाने का काम मराठा की मदद से किया गया था। शाह आलम जो कि मुगल के रूलर्स थे और जो बचते बचाते भागते फिर रहे थे, उनको दिल्ली लाने का काम किया गया। नॉर्थ में रोहिल्याज में यहाँ पे कब्जा पहुंच चुका था। ये सब काम इनकी माधवराव के टाइम पीरियड में हो रहा था। बट व्हेन माधवराव डाइड इन 1772, देन इनके बाद नारायण राव को बनाया गया नेक्स्ट रूलर। नारायण राव को रूलर बनाया गया। बहुत गुस्से में जो आपके रघुनाथ राव थे, इन्होंने क्या करा? इन्हें मार दिया। ठीक है, और नारायण राव के बाद फिर बैटल स्टार्ट हो गया, फिर स्ट्रगल स्टार्ट हो गया किस चीज का? कि नेक्स्ट रूलर कौन बनेगा। यहां से आप लोगों का जो आपकी एंग्लो मराठा वॉर है उनका भी बेस क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नारायण राव के बाद अब आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन जिनका मैं नाम ले रही हूँ, दैट इज नाना फडणवीस। ये जो पूरी कॉन्फेडरेसी होती थी ये कोई ना कोई तो चलाएगा ना मिलके, और जहां मेजोरिटी, जहां ग्रुप डिसीजन वहीं जाता है, राइट? तो यहाँ पे एक पर्सन थे, कौन? नाना फडणवीस। तो ये क्या कर रहे थे? ये सारी चीजें कंट्रोल कर रहे थे, और ये थे फेवर में किसके? ये थे फेवर में किसको पेशवा बनाने के? सवाई माधवराव को पेशवा बनाने के। यहाँ पे रघुनाथ राव जो थे वो थोड़ा भड़क गए इस बात के। उनके भी कुछ सपोर्टर थे, बट यहाँ पे पूरी कॉन्फेडरेसी और यहाँ पे मेजॉरिटी किसके साथ थी? सवाई माधवराव। और सवाई माधवराव नेक्स्ट पेशवा बन गए।
अब यहाँ पे जो रघुनाथ राव थे वो थोड़ा सा इस बात से, बहुत थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, आप देख रहे हो 1 बार 2 बार 3 बार, बार बार यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मौका हाथ से आ रहा है और निकल रहा है। तो यहाँ पे ये मदद मांगने चले गए थे ब्रिटिशर के पास, और जैसे ही ये ब्रिटिशर के पास मदद मांगने गए, वो वहां से हमारी स्टार्ट होगी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो कि नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। यहाँ तक हमने देखा। एक हमने इंपॉर्टेंट नाम पढ़ा यहाँ पे किसका, नाना फडणवीस का। एक और इंपॉर्टेंट नाम जिसे हमें यहाँ पे देखना है वो है महादजी सिंधिया। ये कुछ 2 पर्सन लास्ट पर्सन रहे जो कि आपकी मराठा एम्पायर में, मराठा हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रहे। इन दोनों की डेथ के बाद मराठा एम्पायर बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से 1780 में व्हेन नाना फडणवीस डाइड, तो मराठा एम्पायर पूरी तरीके से हमें फॉल होता हुआ यहाँ पे दिखाई देने लगा। और उसके बाद लास्ट में ब्रिटिशर की हेल्प से, ठीक है, वो कहाँ देखेंगे हम लोग, एंग्लो मराठा वॉर में देखेंगे। ब्रिटिशर की हेल्प से रघुनाथ राव के जो आगे बेटे थे, इन्होंने कहा मैं तो नहीं बन पा रहा हूं, बट मेरा बेटा ही बन जाए, क्योंकि अब ऑलरेडी देखो कितनी लीगेसी आगे बढ़ चुकी है। तो यहां तक जाते जाते इनकी डेथ हो चुकी थी, तो अब इनके बेटे बाजीराव सेकंड क्या बने थे, आगे जाके आफ्टर सवाई माधवराव पेशवा बने थे। तो यहां तक हमें पेशवा की सारी कहानी समझ में आई, किसने क्या क्या काम किया ये समझ में आया, किसके बाद कौन पेशवा बना ये बात समझ में आई। अब एक छोटी सी बात जो हमें समझनी है कि वीकनेस के क्या कारण रहे, मतलब जो भी मराठा एम्पायर है, जैसे हमने डिक्लाइन मुगल का देखा था, तो इनके डिक्लाइन के क्या कारण रहे ये चीज देखनी है। और कुछ एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि किस किस पर्टिकुलर जगह को कौन रूल कर रहा था। लाइक मराठा एम्पायर अलग अलग जगह पे थी, ठीक है, तो उन अलग अलग जगहों पे कौन कौन सी कास्ट थी यहाँ पे मराठा की जो रूल कर रही थी। सो एक बार उसको देख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वो पूछ लेता है, मैचिंग की फॉर्म में पूछ लेता है, या किसी भी एक पर्टिकुलर कास्ट का नाम लिख के आपको दे देगा। थोड़ा सा फैक्चुअल चीज है, इसको लिखते हैं और उसके बाद वीकनेस के कारण समझते हैं। वीकनेस के कारण आपके जो सब्जेक्टिव टाइप आंसर होते हैं, देखो, या फिर आजकल आपके क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी पूछा जाने लगा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मराठा एम्पायर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मराठा एम्पायर। तो वो रीजन पता होने जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं ये चीज कि कौन किस जगह पे पर्टिकुलरली रूल कर रहा था। तो यहाँ पे इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। ये सिंधिया, कुछ कुछ पर्टिकुलर कास्ट है कहाँ कहाँ रूल कर रही थी। सिंधिया जो थे आपके, सिंधिया जो थे ये हमें ग्वालियर में देखने को मिले। होलकर जो थे, इसके बाद हमारे पास है पवार। होलकर जो थे वो हमें इंदौर में देखने को मिले, ठीक है। पवार जो है आपके वो हमें धर में देखने को मिले। ये मैचिंग की फॉर्म में भी आ सकता है, 2-3 बार रीड करेंगे तो ये चीजें हमें याद रहेंगी। भोसले जो थे वो नागपुर में देखने को मिले हैं, ठीक है। सिंधिया ग्वालियर, होलकर इंदौर, पवार हमें धर में देखने को मिले, भोसले नागपुर में देखने को मिले हैं। गायकवाड़ होते थे, ठीक है, ये हमें बड़ौदा के पार्ट में देखने को मिले। इसके अलावा हमारे क्या चीजें थी ये याद रखना है, ये मैचिंग की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखा जाएगा कि किस तरीके से इस एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, वीकनेस के क्या कारण थे। तो कुछ पॉइंट्स बनाएंगे वीकनेस के कि क्यों ये पर्टिकुलरली, देखो, मुगल एम्पायर के बराबरी में नहीं पहुंच पाई या सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं ले पाई एम्पायर। अब हुआ क्या था, जब नाना फडणवीस के टाइम पे, नाना साहिब के टाइम पे, नाना साहिब ने क्या किया था, नाना साहिब ने अलग अलग जगह के सरदार्स बना दिए थे। आप देख रहे हो अलग अलग ग्रुपिंग कर रखी है। अब ये सरदार जो थे वो धीरे धीरे ना, ये सरदार बहुत एम्बिशियस हो गए। ये सरदार बहुत एम्बिशियस हो गए, अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करने लगे, नॉर्थ की तरफ तक जाने लगे। अच्छा, इसमें सेंटर का कोई हाथ नहीं था, कोई भी सेंटर से इनको नहीं बोल रहा था, कोई भी रूलर नहीं बोल रहा था कि आप ये काम करो, ठीक है। बट ये अपनी एम्बिशियस नेचर की वजह से, अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करने की वजह से ये लोग ये काम कर रहे थे। अब रूलर इन्हें मना भी नहीं कर सकता। दूसरी टेरिटरी के पर्सन कह सकते हैं ना कि यू आर द रूलर, आप इन्हें मना कर दो। अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर मना कर दिया जाए तो चांसेस थे कि ये अपोनेंट के साथ जाके मिल सकते हैं। लाइक निज़ाम बैठे थे, आपके ब्रिटिशर बैठे हैं, तो यहाँ पे बहुत गड़बड़ थी कि अगर बहुत स्ट्रिक्टनेस सेंटर लगा देगा इन पे तो ये अपोनेंट के साथ जाके मिल जाएंगे। तो वो चीज़ भी नहीं की, वो सारी चीज़ें सरदार्स जो थे, चीफ्स जो थे, इन पे छोड़ दी गई। तो सबसे पहला कारण ये बना कि इनकी जो ज़्यादा ऑटोनॉमी थी या एम्बिशियस नेचर था। एम्बिशियस नेचर किसका, एम्बिशियस नेचर सेंटर का होता तो नहीं प्रॉब्लम होती। एम्बिशियस नेचर जो सरदार्स थे, जो लोकल चीफ्स थे, ठीक है, लोकल चीफ के एम्बिशियस नेचर की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को मिली। दूसरी प्रॉब्लम वाज द सेम जो मुगल एम्पायर के साथ थी कि आने वाले जो डिसेंट थे, मतलब जो आगे आने वाले इनकी पर्टिकुलरली सारे जनरेशन रही, वो उतनी इफेक्टिव नहीं रही। सिमिलर रीजन जो मुगल एम्पायर का था, तो यहाँ पे जो डिसेंट रहा इनका आने वाला, वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहा, इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रहा, ठीक है, वेल से उतना एफिशिएंट नहीं रहा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन लोगों ने अपना कोई इकोनॉमिक सिस्टम इवॉल्व ही नहीं किया।
आप पावर की बात कर रहे हो, आप रूलिंग की बात कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन तक थोड़ा बहुत जा रहे हो, बट आप लोगों ने इकोनॉमी पे तो काम ही नहीं किया। नो फोकस ऑन इकोनॉमी। को इकोनॉमी के नई तरीके, देखो अगर आपको पॉलिटी स्ट्रॉन्ग करनी है ना तो सबसे बड़ी बात है हमें इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे हो तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन वो लंबे समय तक वर्क नहीं करेगा, ठीक है। वो तब भी बात ट्रू थी, वो आज भी बात ट्रू है, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं, अगर जॉब नहीं है हम किसको बोलते हैं, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन का सिस्टम आया, किसको ब्लेम कर रहे हैं हम लोग? गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं ना सीधा सीधा। तो इकोनॉमी का कनेक्शन डायरेक्टली किससे होता है? आपकी गवर्नमेंट से होता है। तो यहाँ पे इन्होंने इकोनॉमी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखो साइंस एंड टेक में उस टाइम स्पेसक्राफ्ट रॉकेट साइंस की बात नहीं हो रही है, बट थोड़ा बहुत आप टेक्नोलॉजी जो यूज करोगे, लाइक आप मुगल्स में देखो, मुगल्स में हमने क्या देखा था, या फिर आप मैसूर की बात करो, हैदर अली वगैरह, वो अपनी क्या कर रहे थे? आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, यूरोपियन स्टाइल को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे थे, नई नई चीजें सीख रहे थे। तो यहाँ पे ये चीज की कमी बहुत ज्यादा देखने को मिली। क्लियर? तो ये कुछ रीजन थे जिस वजह से हमारी मराठा एम्पायर क्या हुई, डाउनफॉल इसका हमें बहुत ज्यादा देखने को मिला। और उसके बाद तो ब्रिटिशर को समझ में आ गया था कि क्या है यहाँ पे फूट डालो राज करो नीति वाली बात है, आपस में प्रॉब्लम है। बाजीराव को बनाया मोहरा। लास्ट में जब बाजीराव रूलर बन गए, बाजीराव सेकंड जब रूलर बन गए तो वो एक पपेट रूलर की तरह काम करते रहे। ब्रिटिशर उन्हें कुछ पैसे एज अ पेंशन देते रहे और कंट्रोल किसका हो गया? पूरी तरीके से ब्रिटिशर का हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे हमने सारी स्टेट्स जो थी, आपका चैप्टर क्या था? स्टेट एंड सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी ना, तो हमने यहाँ पे सारी स्टेट्स कवर कर ली हैं। बंगाल कवर कर लिया हमने, अवध कवर कर लिया, केरला कवर करा, राजपूत स्टेट्स के बारे में करा हम लोगों ने, पंजाब अंडर रंजीत सिंह की बात की है यहाँ पे, मैसूर पूरा डिटेल में पढ़ा, एंड दिस इज द लास्ट स्टेट जो हमने बात की मराठा की। अब नेक्स्ट वीडियो से हमें बात करनी है 2-3 टॉपिक और है कि वहाँ पे सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था, एजुकेशन सिस्टम कैसा था, और उसके बाद सीधा हम अपने मेन टॉपिक पे पहुंचेंगे, दैट इज एडवेंट ऑफ यूरोपियन। So that's all for this video. Thank you for watching the video.